हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 4। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 से पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे अखाद्य फसलें से। अखाद्य फसलें, अखाद्य फसल क्या होता है? ऐसी फसल जिसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है लेकिन वो खाने के लिए नहीं होता, बल्कि वो इंडस्ट्री में, उद्योग में कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ऐसी फसल जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है उसे अखाद्य फसलें कही जाती हैं। अखाद्य फसलें जो होती हैं उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रबड़ के बारे में। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। रबड़ वैसे तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही उगाई जाती है, लेकिन अगर सिचुएशन रबड़ के अकॉर्डिंग होती है तो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी रबड़ को उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ को उगाने के लिए जो जलवायु की ज़रूरत होती है वो कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसके लिए बारिश चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जहाँ पर नमी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है। ऐसी जलवायु रबड़ के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट है, रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। रबड़ एक कच्चे माल के रूप में यूज़ किया जाता है। रबड़ का यूज़ कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हुए नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें, कुछ ऐसे अखाद्य फसलें होती हैं जो कि रेशेदार होती हैं, यानी जिनमें फाइबर पाई जाती है। एग्जाम्पल, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। भारत में 4 मेन फाइबर वाली फसलें हैं जिनमें रेशे पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, यानी जिसे हम सिल्क भी कहते हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है, यानी कपास, जूट और सन मिट्टी में बोई जाती है पौधे को, उसी से हमें कपास, जूट और सन मिलता है। और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। लेकिन जो प्राकृतिक रेशम है, यानी जो सिल्क है, वो रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। अब रेशम का कीड़ा मलबरी पेड़ पर पाला जाता है और जो रेशम का कीड़ा होता है वो मलबरी पेड़ के पत्तों को खाता है। इसके बाद वो अपने चारों तरफ एक रेशेदार एक फाइबर होती है, उसे अपने चारों तरफ लपेट लेता है और यही रेशम होता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। अब रेशम को प्राप्त करने के लिए, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। अब रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि भारत में ही कपास ज़्यादातर उगाया जाता है और कपास भारत से ही दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हुआ है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। अगर सूती कपड़ा बनाया जाता है तो उसके लिए कच्चे माल के रूप में किसकी ज़रूरत होती है? कपास की ज़रूरत होती है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। पूरी दुनिया में अगर भारत की बात करें तो ये तीसरे स्थान पर है कपास के उत्पादन में। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दक्कन पठार के सूखे भागों में काली मिट्टी कपास के प्रोडक्शन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। कपास कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है।
इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। कपास को उगाने के लिए किस तरह की जलवायु की ज़रूरत होती है? कपास फसल को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उच्च तापमान की ज़रूरत होती है और हल्की वर्षा की ज़रूरत होती है। अगर वर्षा ना हो तो ये सिंचाई के माध्यम से इसे उगाया जाता है। 210 दिन पाला रहित होनी चाहिए, यानी कि जो ठंड है वो नहीं पड़ना चाहिए और खिली धूप की आवश्यकता कपास के उत्पादन के लिए होती है। ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि रबी फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल किसे कहते हैं और जायद फसल किसे कहते हैं। तो जो फसल कपास की फसल है वो कौन सी फसल है? कपास की फसल एक खरीफ फसल है और इसे तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कपास के मुख्य उत्पादक राज्य यहाँ दिए गए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अखाद्य फसलें कौन सी है? जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जूट का कलर गोल्डन कलर होता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यानी जूट की फसल ऐसे मैदानों में उगाई जाती है जहाँ पर बाढ़ आती है और बाढ़ अपने साथ जो उर्वरक मिट्टी लाती है उसी में जूट की फसल को उगाई जाती है। जल निकास मीन्स जहाँ पर पानी आती हो फिर वहाँ से पानी हट जाती हो। तो जो बाढ़ है जब वो अपने साथ पानी के साथ साथ उर्वरक मिट्टी आती है उसी में जूट को उगाया जाता है। जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। बाढ़ जब आती है तो अपने साथ नई मिट्टी लाती है और नई मिट्टी आने से उस क्षेत्र में नई मिट्टी जमा हो जाती है जिससे कि जूट के उत्पादन के लिए अच्छी मिट्टी होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि जूट की फसल जब बोई जाती है तो जूट के पौधे को बढ़ने के लिए हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। अब जूट की फसल कहाँ कहाँ उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय में जूट की फसल उगाई जाती है और ये सारे राज्य जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब जूट का प्रयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है? इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। यानी कि जूट का इस्तेमाल बोरी बनाने में यूज़ किया जाता है, चटाई बनाने में यूज़ किया जाता है, रस्सी, तंतु व धागे बनाने में यूज़ किया जाता है, गलीचे बनाने में यूज़ किया जाता है और दूसरी ऐसी चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं ऐसी वस्तुओं को बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाज़ार में इसकी मांग कम हो रही है। अब जूट की मांग बाज़ार में कम हो रही है। क्यों बाज़ार में कम हो रही है? क्योंकि जूट एक तो महंगा है और जूट के कंपैरिजन में दूसरी जो कृत्रिम रेशे हैं और पैकिंग सामग्री है जैसे कि नायलॉन, इसकी कीमत जूट की कीमत से कम होती है और इसी वजह से लोग नायलॉन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और जूट का क्योंकि इनका दाम ज़्यादा होता है इसी वजह से जूट की जो मांग है बाज़ार में वो कम हो रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में। जो टेक्नोलॉजी है, जो इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या सुधार है? जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। हम जानते हैं कि भारत में कृषि हजारों सालों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में यानी कि जो टाइम होता है जब कृषि की जाती है
तो जो प्रौद्योगिकी और संस्था होती है उसमें परिवर्तन के अभाव की वजह से लगातार भूमि चूँकि एक संसाधन है, भूमि के प्रयोग से कृषि की जो डेवलपमेंट है वो अवरुद्ध होती जा रही है, यानी वो मंद हो जाती है तथा इसकी गति मंद हो जाती है, यानी इसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। हालांकि हमारे देश में सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के ऐसे बहुत बड़े भाग हैं जहां पर किसान अभी भी खेतीबाड़ी करने के लिए नेचुरल रूप से मानसून पर डिपेंड होते हैं और भूमि की जो प्राकृतिक उर्वरता है उस पर डिपेंड होते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है और जो देश की जनसंख्या है वो बढ़ती है और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि किसान क्या करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे बड़े भाग हैं जहाँ पर किसान मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर डिपेंड करते हैं। वो किसी भी तरह की केमिकल्स को यूज़ नहीं करते या फिर उनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, तो इससे जो कृषि का उत्पादन है वो कम होता है और ये बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। जो कृषि है वो 60% लोगों को रोजगार प्रदान करती है और इसी वजह से कृषि में तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो कृषि है वो सही से रोजगार प्रोवाइड कर सके और बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज उपलब्ध हो सके, बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार भी उपलब्ध हो सके। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद ये सरकार के ज़रिए निश्चित किया गया कि हमारे देश में कृषि के कामों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी वजह से हमारे देश में जोतों की चकबंदी की गई, सहकारिता और ज़मींदारी की जो प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था और पहली बार जब हमारे देश में सरकार नियुक्त की गई तो उनका क्या मोटिव था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षों के लिए एक प्लानिंग बनाई गई, एक योजना बनाई गई जिसमें भूमि सुधार मेन लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। यानी कि भूमि पर किसी का अगर कोई हक होता था तो वो ज़मीन जो है वो आने वाली नस्लों में बढ़ती चली जाती थी। जैसे कि ये एक बड़ी ज़मीन है और इसमें 2 भाई हैं, तो दोनों भाई को ये ज़मीन आधी आधी मिल जाती थी और इसके बाद फिर से इस ज़मीन के कई टुकड़े होते थे जिससे कि आने वाली नस्लों को दी जाती थी। तो भूमि पर ऐसा पुश्तैनी अधिकार के कारण ही भूमि टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, इसलिए इसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। सरकार ने अपने अंडर में ज़मींदारों से ज़मीन ले ली और वो किसानों को कृषि करने के लिए दी जाने लगी सरकार के तरफ से। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। अब भूमि सुधार के लिए कानून बने लेकिन इनको लागू किया गया, लेकिन लागू अच्छी तरह से नहीं की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार कई तरह से ऐसे सुधारों की उसने शुरुआत की जिससे कि कृषि में सुधार हो। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी। अब सरकार ने क्या क्या काम किए थे जिससे कि कृषि में सुधार हो, तो पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हरित क्रांति मीन्स अनाजों का ज़्यादा उत्पादन करना हरित क्रांति कहलाया और जो दूध का ज़्यादा उत्पादन करना उसमें श्वेत क्रांति कहलाया।
तो जो सरकार थी वो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए उसने कुछ प्लानिंग बनाई, उसकी शुरुआत की, प्लानिंग की शुरुआत की, जैसे कि जो जानवरों से मिलने वाले अंडे हैं और मछली उत्पादन है और जो दूध उत्पादन है, इसमें तेज़ी आए और जो रोज़गार इसमें भी प्रोवाइड हो किसानों को, और साथ ही साथ खेतों में जो अनाज उगाई जाती है, खाद्य और अखाद्य फसलें, उसमें भी लोगों को रोज़गार मिले। परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया, लेकिन इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों तक ही विकास सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। हालांकि सरकार ने बहुत सारे कृषि सुधार किए थे, लेकिन वो सुधार कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया था। इसलिए 1980 और 1990 के दशकों में भूमि विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था, यानी टेक्नोलॉजी को सुधारने के ऊपर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। अब जो सरकार थी उसने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें से जब सूखा पड़ जाता था तो इसके लिए किसानों को कुछ मुआवजा दिया जाता था। जब बाढ़ आती थी या चक्रवात आते थे या आग लगती थी या फसलों में बीमारी होती थी, इसके लिए फसल बीमा के लिए प्रावधान किए गए और किसानों को कम दर पर, कम ब्याज पर ऋण सुविधाएं यानी कर्ज प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक बनाए गए, सहकारी समिति बनाई गई और बैंकों की स्थापना की गई। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना EAIS भी शुरू की है, यानी कि किसानों को अच्छी तरह लाभ मिल सके, इसलिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और किसानों को सहूलत हो, वो मौसम के बारे में जान सकें। इसी वजह से आकाशवाणी मीन्स रेडियो और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। कृषि कार्यक्रम मीन्स कि कौन से बीज अच्छे होंगे किसानों के लिए, किस बीज से ज़्यादा उत्पादन होता है, किस मौसम में किस तरह के फसल उगाए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। और साथ ही सरकार ने क्या घोषणा किया कि किसानों को बिचौलियों और दलालों से बचाने के लिए सरकार ने क्या सरकार ने न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ इम्पॉर्टेंट फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। यानी कि सरकार ये कहती है कि हम किसानों को इतने दामों पर किसानों से फसल लेंगे ताकि किसानों को उनका हक मिल सके और वो बिचौलियों से और दलालों के शोषण से बचे रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।